जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारा जनगणना। जनगणना 2027 में जो अभी चल रही है, अभी जो अप्रैल में शुरू हुई है, जाति की जो गणना स्टार्ट हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए और इसमें से प्रश्न आपका 110% आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो जनगणना है अभी ये रनिंग है, अभी करंट में ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी चल चुकी है ये जनगणना। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन बने हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा शांतिकांत दास, बी हो जाएगा मृत्युंजय कुमार, सी हो जाएगा राजीव कुमार, डी हो जाएगा अमित शाह। इसका आंसर आप कमेंट में बताते जाइएगा, मैं आपको यहाँ पे उत्तर बता दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मृत्युंजय कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड प्रश्न है हमारा, जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। कितनी भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा 16 भाषाओं में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख को शुरू हुआ है। ये शुरू हो चुका है पहले ही, ये शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अभी जनगणना चल रही है ये, इसका प्रमाण ये है कि अभी हमारे यहाँ पे भी जनगणना के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जनगणना शुरू हो गई है, आपके यहाँ पे आ चुके हैं नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जनगणना 2027 की आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है सुंदर पटनायक को, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, जनगणना 2027 का आधिकारिक शुभांकर मस्कट क्या है। ये है प्रगति और विकास, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी। ये होगी 8वीं, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना डिजिटल सेंसस किस वर्ष की जा रही है। ये किस वर्ष की जा रही है, ये की जा रही है 2027 को, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, 2027 की जनगणना कुल कौन से नंबर की जनगणना होगी। ये कौन से नंबर की जनगणना होगी, ये होगी 16वें नंबर की, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं। इस सुविधा को क्या कहा जाता है। इस सुविधा को कहा जाता है सेल्फ इनुमरेशन, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाता है, अगला प्रश्न होगा, जनगणना 2027 का पहला चरण किससे संबंधित है। ये है मकान सूचीकरण से, हाउस लिस्टिंग, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना किस अधिनियम एक्ट के तहत आयोजित की जाती है। ये की जाती है सेंसस एक्ट 1948, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न जाएगा, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए मुख्य रूप से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। किस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, ये किया जाएगा टैबलेट ऐप और मोबाइल का। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए 13वां प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, ये होगा, जनगणना 2027 में पहली बार किस श्रेणी का डेटा शामिल करने पर जोर दिया गया है। ये दिया जा रहा है जाति आधारित डेटा, इसे आप याद रखेंगे। ये जातीय जनगणना होने वाली है। ठीक है, 14 प्रश्न हो जाएगा, जनगणना 2011 के बाद अगली जनगणना को टाले जाने का मुख्य कारण क्या था। ये क्या था, ये था कोविड-19 महामारी, वरना जनगणना हमारी होती। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मॉयो के समय पे कब शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 1972 को, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत में पहले नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय पे कब शुरू की गई थी। जो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, ये की गई थी 1972 को। ठीक है, और जो लॉर्ड रिपन है 10 की जनगणना जो शुरू हुई थी नियमित रूप से, ये हुई थी 1981 को लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से जो आपने देखा होगा पेपर में लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा इनको। ठीक है, इसमें से प्रश्न आपका 1 नंबर पक्का ही है, मतलब आता ही आता है 1-2 नंबर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न होगा, जनगणना का कार्य भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है। ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 में सेक्स रेशियो का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, 16 भाषा होंगी और 33 हमारे क्या होंगे
प्रश्न होंगे, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब शुरू होगा? ये होगा फरवरी 2027 को, इसे आप याद रखेंगे। और जो पहला चरण है, पहला चरण हमारा कब से शुरू हो गया है? ये हो गया है 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है हाउस लिस्टिंग से आप याद रखेंगे। ठीक है, शुरू हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 में इन्यूमेटर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेंसस वर्कर, इसे आप याद रखेंगे। जनगणना 2027 में रेफरेंस डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या होगा? डेटा रिकॉर्ड करने की एक निश्चित तारीख तय करना, इसे रेफरेंस डेटा कहेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजुअल रेजिडेंस की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितने समय का निवास अनिवार्य है? ये है 6 महीने का। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि आप कहीं से कहीं पे आके रह रहे हैं तो कितने दिनों कितने महीनों तक रहना चाहिए, तभी आपकी लिस्टिंग होगी उस जगह के लिए मान्य, वो होता है 6 महीने का। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है। जनगणना 2027 के दौरान व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की गारंटी कौन सा कानून देता है? ये देता है सेंसस एक्ट 1948। और ये भी पूछ सकते हैं कि सेंसस एक्ट कब बना था? ये बना था 1948 को बना था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? इसमें पूछे जाएंगे सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यिकी के बारे में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए 27वां प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? जनगणना का डेटा मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? ये है नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं के लिए। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, किस उम्र के कितने लोग हैं, है ना। इससे ही पता लगता है कि कौन पिछड़ी जाति का है, कौन किस जाति का है। तो इससे क्या होता है, सरकार को बहुत आसानी हो जाती है कि किसके लिए अधिक योजनाएं लानी है, किसके लिए कौन सी योजना की ज़रूरत है, कौन सा पिछड़ा वर्ग है, कौन सा क्या है, तो वैसी ही योजनाएं वो लागू करते हैं। तो इससे जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा हो जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार किस तकनीकी पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है? किस तकनीक पे दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है डिजिटल डेटा कलेक्शन पे। इसे आप याद रखेंगे कि डिजिटली जो डेटा है हमारा कलेक्ट किया जा रहा है लैपटॉप के थ्रू। ठीक है, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, ऐप हो गया, इसके थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 में डिफैक्टो पद्धति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जहाँ व्यक्ति मौजूद है वहीं गणना करना। जैसे मेरी कज़न है, वो 2 साल से यहीं पे रह रही है। ठीक है, 2 साल से, तो उसकी जनगणना है यहीं पे होगी। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 में इन्यूमेटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा। इसे आप याद रखेंगे। जनगणना में माइग्रेशन डेटा से क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि लोगों के स्थान परिवर्तन, प्रवास का कारण क्या है, किस वजह से वो लोग अपनी जो मूल जो स्थान है उसको छोड़कर आए हैं। ठीक है, इनसे यही पता लगता है। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। जनगणना 2027 में अर्बन पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न हमारा हो जाएगा। जनगणना 2027 में रूरल पॉपुलेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है गाँवों में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है, अर्बन होती है शहरों के लिए और जो हमारी रूरल होती है वो होती है गाँव के लिए। इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने पर क्या प्रावधान है? इसका प्रावधान है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अगर गलत जानकारी आप देते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 में एज कंपोजिशन का संबंध किससे है? इसका अर्थ है आयु संरचना। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से होता है? कितने होता है? 10 वर्ष पे। ठीक है, पर पहले नहीं हो पाया था, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। इसे याद रखेंगे। ठीक है, 38वां प्रश्न हो जाएगा। जनगणना 2027 के आंकड़ों का प्रकाशन कौन करता है? इसे करते हैं जनगणना जनरल और जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं डिफिशेंसी रेशो का संबंध किससे है? इसका जो संबंध होता है किससे होता है? इसका संबंध होता है कामकाजी और आश्रित जनसंख्या अनुपात पे। ठीक है,
कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आश्रित हैं, ठीक है, कितने लोग मतलब काम नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर होता है ये। तो देखिए 40वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, मकानों की जानकारी और सुविधाओं का डेटा जुटाना, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 41वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। किस डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर फील्ड वर्क में, ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 42वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, जनगणना की भारत की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 2027 की जनगणना में कुल कितने प्रशासनिक स्तरों पर डेटा जुटाया जा रहा है। कुल कितने पे जुटाया जा रहा है, ये होगा राज्य, जिला, तहसील, गांव स्तर पे, इसे आप याद रखेंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा डेटा जनगणना 2027 में नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाता है, कौन सा होगा, ये होगा बैंक बैलेंस नहीं लिया जाता और पिन कोड, ठीक है, इसे याद रखेंगे। जनगणना 2027 में लिटरेसी रेट के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये होती है 7 वर्ष, ठीक है, कि 7 वर्ष के जो लोग हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक के जो उम्र के लोग हैं, कितने लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र की है। ये है अनुच्छेद 246, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, एनपीआर और जनगणना में मुख्य अंतर क्या होता है। इसमें मुख्य अंतर क्या होता है, देखिए एनपीआर निवासियों का रजिस्टर है और जनगणना जनसंख्या का विवरण होता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों को क्या दिया जा रहा है। इनको दिया जा रहा है यूनिक आईडी नंबर, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, डिजिटल जनगणना को मुख्य लाभ क्या होगा। क्या होगा, इसमें होगा कागज़ की बचत होगी, ठीक है, कागज़ की बर्बादी नहीं होगी, डेटा का जल्दी विश्लेषण और सटीक परिणाम होंगे और गणना में कम समय लगेगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2027 की जनगणना के परिणामों के आधार पर क्या परिवर्तन संभावित हैं। तो देखिए इसमें होगा ए और बी, लोकसभा सीटों का परिसीमन और सरकारी योजनाओं का आवंटन, इसे आप याद रखेंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जनगणना जो हमारी है 2027 के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने करवा दिए हैं, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, जैसे कि अभी SSGD की परीक्षा चल रही है, यूपी पुलिस की परीक्षा है आपके जून में, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये। तो पूरी क्लास देखिएगा, पूरी क्लास सबको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। जय हिंद।